तो आज से डिस्कस करने वाले हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स जो आपका है पूरे के पूरा बहुत ही इसका वेटेज भी अच्छा है नीट के लिए, ठीक है। क्योंकि जब से नीट का पेपर आया है तब से आप देख सकते हैं कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं अपन, और लगभग ज़्यादा नहीं तो ये 15 से 20 लेक्चर चलेगा, अच्छे से अपन पढ़ेंगे इसे, और तो फिर भी उससे भी कम लेक्चर में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मॉडर्न फिज़िक्स अलग कैसे हो जाता है बाकी फ़िज़िक्स से, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, नॉर्मली अपने पास दो फिज़िक्स होते हैं, है ना। फिज़िक्स जब भी अपन पढ़ते हैं तब अपनी दो टाइप की फ़िज़िक्स को ध्यान में लेके चलते हैं। सबसे पहला जो फिज़िक्स होता है वो होता है आपका क्लासिकल फिज़िक्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है मॉडर्न फिज़िक्स। आप बोलते हो कि भैया हम मॉडर्न पढ़ गया है, मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ गया है, लेकिन क्या होता है मॉडर्न फिज़िक्स, ये अगर कोई पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, इसको अपन कहेंगे कि भैया किस बेसिस पे अलग किया गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक, आप जिस चीज़ पर स्टडी कर रहे हो उसकी साइज़ कितनी है, और उसकी स्पीड या तो वेलोसिटी आप देखेंगे कि वो कितनी है। एक तो आपको देखना है कि भैया उस चीज़ की साइज़ कितनी है, और दूसरा आपको देखना है कि उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी कितनी है। जैसे कि क्लासिकल फिज़िक्स में आप जो चैप्टर पढ़ते हो, एनएलएम हो गया आपका, काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो आप। वहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट पे स्टडी करते हो उसकी साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है, कंपेरेबल होती है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो होती है वो स्मॉलर होती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ते हो तब आप देखेंगे कि वहाँ पे जिन चीज़ पे आप स्टडी करेंगे, यानी कि मॉडर्न फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ये जो सारी चीज़ें होती है, पहली बात तो इनकी साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि बहुत स्मॉलर साइज़ के होंगे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। करीबन 10⁻⁻10, 10⁻⁻15 इन ऑर्डर में इनकी साइज़ होती है। अभी अपन देखेंगे एटम जब पढ़ेंगे तब। और इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही लार्ज होती है, यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉन की बोहर मॉडल में स्पीड देखते हो तो वो भी करीबन 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के करीब आ जाती है। लाइट की स्पीड देखो 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है कि जिनकी साइज़ तो होती है छोटी लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें अपन मॉडर्न फिज़िक्स के अंडर में कवर करते हैं। और बाकी जो होते हैं क्लासिकल में उनकी साइज़ कंपेरेबल होती है। जैसे कि आप साइज़ में कंपेरेबल कैसे पता करेंगे, जब अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंपेरेबल साइज़ क्या होती है। देखो, जैसे अगर 0.1 मीटर का भी अगर बॉल है तो वो भी बहुत अच्छी खासी साइज़ है क्लासिकल फिज़िक्स के लिए, ठीक है। अब हाँ, 0.1 यानी कि बहुत होता है क्लासिकल फिज़िक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपन को समझनी है। अब मॉडर्न फिज़िक्स में अपन पढ़ेंगे क्या, तो मेनली 3 टॉपिक अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला जो होता है उसमें यहीं पे लिख देते हैं, दिख रहा है, हाँ। पहला जो होता है वो होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि रेडिएशन एंड मैटर के दो नेचर हैं। अब दोनों के दो नेचर अपन कवर करेंगे कि भैया रेडिएशन के दो नेचर कौन से होते हैं और मैटर के दो नेचर कौन से होते हैं। दूसरा आप पढ़ेंगे एटम, और तीसरा आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। पहला ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ेंगे, दूसरा अपन एटम पढ़ेंगे, और तीसरा न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो यही चीज़ें अपन मॉडर्न फिज़िक्स में डिस्कस करनी है, और इससे अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और बस चिल करो, और तो क्या। सबसे पहला टॉपिक अपन कहेंगे जो शुरू करते हैं अपन, वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। वो शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से हो रही है। या आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि रेडिएशन के भी दो नेचर होंगे और मैटर के भी दो नेचर होंगे। अब यहाँ पे कौन से दो नेचर की बात की गई है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, समझना ध्यान से। जो आपका रेडिएशन है
उसका पहला नेचर इन्होंने बोला है कि ये वेव नेचर भी शो कर सकता है और ये पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। बस यही पढ़ना है। मैटर भी दो नेचर शो कर सकता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर तो होता ही है उसका। अब ये तो अपन को पता ही है कि भैया इसको आप डिस्कस कहाँ पे करते हो, एनएलएम में डिस्कस करते हो कि ये फोर्स कितना लगाएगा, मोमेंटम चेंज क्या होगा, ये सब आप एनएलएम में पढ़ते हो। यहाँ पे पढ़ना है आपको मैटर का वेव नेचर कैसा होता है इस चैप्टर में। और दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन माने आप बोल सकते हो कि भैया जो सनलाइट है वो भी एक टाइप का रेडिएशन होता है, और उसमें कौन से रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नेचर आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 जो है आपका वो पूरा इसके ही बेसिस पे चलता है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हाँ वो रेडिएशन का वेव नेचर है। तो वहाँ पे वेव की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ते हो, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उसका एनर्जी क्या होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप वेव में पढ़ते हो। यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कौन सा होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने जो पढ़ा है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या रिवीजन भी बोल सकते हो आप कि अच्छा ऐसा पढ़ा था हमने। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएशन का वेव नेचर, यानी कि कोई आपसे पूछे कि भैया रेडिएशन का वेव नेचर का कोई एग्जाम्पल दो, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और पार्टिकल नेचर अभी अपन डिस्कस करें तब। एक्चुअली होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, आपके पास मान लो कि 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। कितने एक्सिस है, 3 एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में ऑसिलेशन कर रही है, वो वाई एक्सिस में ऑसिलेशन कर रही है, तो समझना ध्यान से, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में ऑसिलेशन करेगी, है ना। देखो ये वाई एक्सिस में इस तरह से ऑसिलेशन करेगा यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस में ऑसिलेशन करेगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि आप बोल सकते हो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि दोनों चाहे ऑसिलेशन वाई और जेड में कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, यानी कि परपेंडिकुलर इट्स मोशन। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेशन तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो उन दोनों के ऑसिलेशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, दोनों की ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है। दूसरी एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे इनके बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस कितना है, 0, यानी कि दोनों सेम फेज में चल रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा है तब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैक्सिमा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिनिमा है तब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मिनिमा है। यानी कि जब वो पॉजिटिव है तब वो ये भी पॉजिटिव है, जब वो नेगेटिव है तब ये नेगेटिव है, और जब ये 0 है तब ये भी 0 है, यानी कि सेम फेज में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। अगर सेम फेज में ट्रैवल करेंगे तो याद रखना कि उनका टाइम पीरियड जो है, जिसे अपन कैपिटल T बोलते हैं, वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सेम हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ समझनी है आपको, टाइम पीरियड तो सेम हो जाएगा, इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और एक चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी कि टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, एनर्जी सेम। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सेम रहेगी। मान लो इसकी x है, इसकी x है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, 2x। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी होती है उसकी आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाती है और आधी एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाती है। और ये एनर्जी भी आपने पढ़ा होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है या B²/2μ0 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसका स्पेक्ट्रम भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो, पता है आपको, रेडियो वेव आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर क्या आता है, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। और यहाँ से यहाँ की ओर जाते हो, यानी कि रेडियो से गामा की ओर जाते हो आप,
तो ध्यान से समझना, रेडियो से अगर गामा की ओर जाएंगे तो एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज़ होती है, और वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और तभी तो ये वाले जो रेज होते हैं, यूवी रेज और ये सारे एक्स रे, गामा रे, वो अपने लिए बहुत नुकसानकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्यों? उनकी एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और भी समझ सकते हो कि लैम्बडा उनका क्या है, कम, और जितनी वेवलेंथ कम उतना पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये सब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे क्या कि भैया जो आपका रेडिएशन है उसका वेव नेचर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन पार्टिकल नेचर क्या है अब समझना। अभी मैंने बताया कि रेडिएशन मतलब सनलाइट, तो आपको ऐसा कभी लगा कि भैया सनलाइट के पास पार्टिकल नेचर है, सनलाइट से लाइट आ रही है, आपकी सनलाइट आ रही है अर्थ पे, और यहाँ पे सब जमा हो रहा है, पार्टिकल है, ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब समझना कि सनलाइट के पास अगर पार्टिकल है ही नहीं तो अपन फिर रेडिएशन का पार्टिकल नेचर क्यों डिस्कस कर रहे हो? क्योंकि सनलाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं, क्या बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कुछ ऐसे हैं कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो फिर यहाँ पे अपन ने एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल मान लिया और उसका नाम रख दिया क्या, फोटोन। उसका नाम रख दिया अपन ने क्या कि भैया ये फोटोन होगा। अगर सनलाइट में कोई पार्टिकल है तो वो फोटोन होगा। इस पर अपन पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे कि भैया फोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन अभी समझना कि अगर सनलाइट का पार्टिकल नेचर आपको डिस्कस करना है तो उसे अपन फोटोन नाम देके करेंगे। यानी कि जब भी अपन फोटोन बोलेंगे तो आप ये मत समझना कि कोई फोटोन पार्टिकल है। फोटोन को अपन ने हाइपोथेटिकल पार्टिकल माना है। ये है क्या, ये एक्चुअली बंडल ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का एक पॉकेट होता है, उतनी एनर्जी को अपन फोटोन बोल देते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर ये फोटोन है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? जैसे कि आपने रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की, वेव नेचर की, तो उसकी तो एनर्जी आपने निकाल दी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है या B²/2 म्यू नॉट होता है, ये सब निकाल दिया। लेकिन अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो उसके लिए भैया आए प्लैंक, उसके लिए एक भैया आए कौन, प्लैंक, और उन्होंने दिया क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, अब ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है और ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, समझ लो। अगर हमें पार्टिकल है ही नहीं तो उसके पास एनर्जी होगी, समझना, सनलाइट के पास एनर्जी तो होती है, यानी कि उतनी एनर्जी का कोई पार्टिकल होगा। इस तरह से अपन उसे मान के चलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी समझनी ज़रूरी हो जाती है। और ये प्लैंक भैया ने ऐसा कहा कि भैया अगर आप किसी भी पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हो तो उसकी एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि जितनी एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। यही बात तो यहाँ पे भी है और यही बात यहाँ पे भी है। उन्होंने क्या किया कि भैया E=hf दे दिया और h को बोल दिया कि ये हमारा खुद का कांस्टेंट है, इसे बोल दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझ रहे आप, इसकी इतनी वैल्यू दे दी। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कि भैया C= क्या होता है, f लैम्बडा। तो यहाँ f की जगह आप C/λ रखेंगे तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी hc/λ। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम तक अपन ने पढ़ा। समझना, सबसे पहले अपन ने मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस किया कि भैया मॉडर्न फिजिक्स होता क्या। ठीक है, उसमें अपन कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड करेंगे, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गई, रेडिएशन एंड मैटर, है ना, व्हाटएवर। रेडिएशन के अपन ने दो नेचर पे डिस्कशन ये किया कि भैया रेडिएशन का एक नेचर होता है वेव और दूसरा नेचर होता है उसका कौन सा, पार्टिकल नेचर। रेडिएशन जो है उसका वेव नेचर कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि आसानी से आप इस पर स्टडी करते हो, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, अच्छी बात। इस पर कुछ अपन ने डिस्कशन किया। अगर आपको लिखना हो नोट्स के फॉर्म में तो आप लिख देना कि भैया क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेशन इन अ सेम फेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम से अगर आपको लिखना हो तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि भैया प्लैंक ने क्या बोला कि भैया एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी।
फिर एच के बारे में लिख देना, ऐसे ही आप नोट्स बनाए रहो, ठीक है। हाँ, पूरी बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना आपके हिसाब से लगता है कितना याद करना ज़रूरी है उतने नोट्स बनाते जाइए और उतने ही अमाउंट में उसे स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब समझते हैं कि एनर्जी तो दे दी, लेकिन इस फोटोन जो है आपके पास कहाँ गया, फोटोन, हाँ, ये फोटोन पे अपन को क्या डिस्कशन करना है, ठीक है। अभी देखो, प्लैंक के क्वांटम थ्योरम से अपन ने ये चीज़ फाइंड की कि भैया एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी क्या, hc/λ, या तो hf। h क्या है आपको पता चल गया, प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट है ना। c जो है यहाँ पे वो है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है वो देखो। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे भले आपने लैम्ब्डा लिख दिया है, लेकिन मीडियम अगर चेंज हुआ तो लैम्ब्डा तो चेंज होने ही वाला है, लैम्ब्डा मीडियम के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि मीडियम अगर चेंज हुआ तो लैम्ब्डा चेंज हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि ऑल ओवर जो आपकी एनर्जी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो आप लिखना कि एनर्जी इज ओनली प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वो लैम्ब्डा पे डिपेंड नहीं करती है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती और एनर्जी भी चेंज नहीं होती, एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर ही चेंज होती है। तो एनर्जी इज ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, आप ऐसा लिख लीजिएगा, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप लिखिए। अब अपन कुछ फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं कि फोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है अपन फोटोन की, वो डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज का जो सेशन है वो समाप्त कर देंगे। अब अपन ने आगे ही बोला कि फोटोन क्या है, लाइट का पार्टिकल है, यानी कि जो चीज़ें लाइट फॉलो करेगी वो फोटोन फॉलो करने ही वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक चीज़ें दिमाग में ध्यान में रख के चलना है ना, कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी लाइन आ जाए। पहली तो अपन बात करते हैं फोटोन की। पहली अगर अपन ने बात की फोटोन की, तो फोटोन इज नॉट पार्टिकल, या आप ऐसे बोलना मटेरियल पार्टिकल नहीं है। फोटोन कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है। तो फोटोन है क्या, फोटोन को अपन ने हाइपोथेटिकल पार्टिकल माना है, यानी कि इट इज बंडल, या आप बोल सकते हो कि पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, लेकिन ये एनर्जी का पैकेट है। अपन ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई मास होता जिसकी एनर्जी इतनी होती, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उतनी ही एनर्जी से इतना मास गेन किया जा सकता है, एनर्जी मास कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन से। तो पहले तो बात ये होगी कि फोटोन को एक मटेरियल पार्टिकल है नहीं, वो बंडल या तो पैकेट ऑफ एनर्जी है। दूसरी अपन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि देखो, क्योंकि लाइट जो होती है आपकी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना, लाइट जो होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो फोटोन जो है वो लाइट का तो ही पार्टिकल है, यानी कि फोटोन भी आपका स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो फोटोन उसी का पार्टिकल है, यानी कि फोटोन भी आपका स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फोटोन पार्टिकल है नहीं, यानी कि इसका रेस्ट मास कितना हो जाएगा, 0। इसका रेस्ट मास कितना हो जाएगा, 0। लेकिन क्योंकि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है लाइट की स्पीड, इससे ये मूव करता है, इससे ट्रैवल करता है, यानी कि इसका कुछ इफेक्टिव मास होगा। इफेक्टिव मास यानी कि जिससे ये मोमेंटम चेंज कर देता है किसी सरफेस पे,
या कहीं पे इफ़ेक्ट करेगा, है ना, बहुत ज़ोर से थ्रस्ट भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर बुलेट को मान लो 5 ग्राम की अगर बुलेट है, वो बुलेट यानी कि बंदूक की गोली, है ना, बुलेट जो है वो आपको किसी ने यूँ हाथ में पकड़ के मार दिया आपको, तो वो इतनी नहीं लगे। लेकिन वही बुलेट अगर 5 ग्राम की कोई आपको बंदूक में डाल के और फिर बंदूक से गोली मारे तो इंसान चला ही जाएगा हमेशा के लिए। तो ये समझना आप ध्यान से कि एज सच इसका रेस्ट मास कितना होता है, 0, क्योंकि पार्टिकल है ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो कुछ एनर्जी से आ रहा है, यानी कि वो इफेक्ट करेगा कहीं पे, और इफेक्ट वो करेगा यानी कि अपन उसका इफेक्टिव मास ले सकते हैं। वो कितना होगा देखना, फोटोन के पास कुछ एनर्जी होगी, आप मास एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और यहाँ से इतनी एनर्जी अगर है तो कितना मास हो सकता है, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू E/c²। ई की जगह आप HF लिख सकते हैं, तो HF/c² से भी लिख सकते हैं, या ई की जगह आप hc/λ लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा h/λc। ये हो जाएंगे फोटोन के क्या इफेक्टिव मास की, अगर इतनी एनर्जी है तो इतना मास हो सकता था, है ना। इससे अपन ने इफेक्टिव मास निकाला। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास कितना है, 0। और आपको ये पता होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था कि भैया अगर मास एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहाँ पे चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। देखो मास हो पर चार्ज पॉसिबल ना हो, ये पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि मास अगर है किसी भी चीज़ का लेकिन वो उसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन मास ही नहीं है तो वहाँ पे चार्ज हो ही नहीं सकता। यानी कि फोटोन के पास अगर रेस्ट मास कितना है, 0, यानी कि उस पर चार्ज भी कितना हो जाएगा, 0। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों में वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर वो न्यूट्रल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होने का इसके कोई भी चांस नहीं है। समझ में आया? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि भैया फोटोन जो है वो कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, उसका रेस्ट मास कितना होता है, 0। लेकिन इफेक्टिव मास अपन निकाल सकते हैं E=mc²/. ठीक है, रेस्ट मास उसका 0 है, यानी कि चार्ज भी उस पर कितना हो जाएगा, 0। अगर चार्ज 0 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें डिफ्लेक्ट होने के इसके कुछ चांसेस नहीं है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। देखो आपका जो फोटोन है वो लाइट के साथ आ रहा है, यानी कि लाइट की बीम में तो बहुत सारे फोटोन होंगे और फोटोन वहाँ पे कोलिजन भी करेंगे। फोटोन वहाँ पे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। अब क्योंकि इनका जो कोलिजन होता है वो आपको डिस्कस करना है कि कैसा होगा, समझना। इनके कोलिजन में, फोटोन के कोलिजन में जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी, इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन समझना कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व नहीं रहते। यानी कि फोटोन के कोलिजन में एनर्जी तो कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसने स्टेटमेंट में 1-2 बार पूछ लिया है, तो आप ध्यान रखना कि फोटोन जो है इसके कोलिजन में क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझते हैं। मैंने आपको ये बताया कि इसका इफेक्टिव मास होगा, और ये अपन ने किस चीज़ से बताया कि भैया ये किसी सरफेस पर थ्रस्ट पैदा कर सकता है ना, वहाँ पे मोमेंटम चेंज कर सकता है। तो जब अपन लाइट की बीम किसी सरफेस पर डालते हैं, लाइट क्या है, रेडिएशन है, और इसकी बीम अपन ने कहीं पे डाली तो ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी को बोला जाता है क्या, रेडिएशन प्रेशर। समझ गए? अगर रेडिएशन को अपन ने किसी सरफेस पर डाला तो वो क्या करेगा, वहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगा, और इसे ही बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर। इसे अपन इंटेंसिटी और वो सब पढ़ने के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले भी याद करेंगे। अभी के लिए एकदम लेम भाषा में अपन समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन फोर्स समझ लेते हैं। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर आपको उसने दे दिया कि फोटोन ने यहाँ पे इतना मोमेंटम चेंज किया है तो आप सीधा इससे निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे रेडिएशन प्रेशर वैसे ही समझेंगे। हाँ, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम और 1/एरिया, है ना। बहुत इजी, अगर उसे क्वेश्चन पूछना है तो वो यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है।
उसने चेंज इन मोमेंटम दे दिया, टाइम दे दिया कि भैया 1 सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, एरिया दे दिया पर्टिकुलर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप प्रेशर निकाल सकते हैं, रेडिएशन प्रेशर। ऑल्दो इसके बहुत अलग फार्मूले होते हैं, वो भी आगे डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी बताने के लिए बता दिया। अब एक बार अपन फार्मूले देख लेते हैं कि यहाँ तक अपन को कौन कौन से फार्मूले काम में आएंगे, है ना, आगे क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला फार्मूला होता है E इज इक्वल टू hc/λ। इससे आपको जो एनर्जी मिलेगी वो जूल में मिलेगी, ठीक है, या E इज इक्वल टू hf जो है, इन दोनों से आपको एनर्जी जो है जूल में मिलेगी। आपको सीधा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, है ना, ईवी में चाहिए, क्योंकि आगे वर्क फंक्शन और वो सब ईवी में। तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन, अगर आपका लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में है तो ये फार्मूला यूज़ करिए, या तो नैनोमीटर में तो एक जीरो कम कर देना होता है। यहाँ से आपको जो है एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिलेगी। ये दो फार्मूले याद रहेंगे, आपको याद करने की कोशिश करना, इससे बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। समझेंगे आप आगे अपन एक एक फार्मूला की किस तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी और टाइम। इसे अपन क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसे अपन कहते हैं पावर। अच्छा, पावर के बारे में एक दो चीज़ें और समझनी है आपको, समझना। ये पावर है P इज इक्वल टू, एनर्जी आपकी होती है n नंबर, अगर फोटोन के हैं तो आगे n से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं होगा, n hc/λ और यहाँ पे टाइम, ठीक है, या तो n hf/t। ये पावर हो गया आपका। और क्या समझ सकते हैं आप, इंटेंसिटी अगर उसने पूछ ली तो वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या तो आप बोल सकते हो सीधा पावर पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी की फिर से ये वैल्यू रख देना Nhc/λT और नीचे एरिया से डिवाइड कर देना। तो ये पावर और एनर्जी की बातें अपन करेंगे कि भैया Nhc/λ तो एनर्जी होती है, और उसे टाइम से अगर डिवाइड कर दिया तो वो पावर बन जाएगा, और साथ ही में अगर एरिया से और डिवाइड कर दिया तो वो इंटेंसिटी बन जाएगी। तो ये पावर है आपका और ये इंटेंसिटी है। इतने फार्मूले अभी तक आपके काम के हैं, तो सारे फार्मूले को रिवाइज कीजिए और अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।